इसके अलावा और भी अन्य कई सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाना, यानी जो भी अ, फल हैं, सब्जियां हैं, बीज हैं, उनका भंडारण हम और अधिक दिनों तक कर पाए, उसके लिए भी कई बार हम देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। उसी प्रकार से पर्यावरणीय लाभ भी हमें देखने को मिलता है। तो कई बार जैसे मान लीजिए कि अगर बीटी का पास अगर स्वयं खुद ही अगर ऐसा है कि खुद ही अपना कीटनाशक वह बना लेता है, तो वैसे में अगर क्योंकि वह खुद ही अपना कीटनाशक बना लेता है, तो फिर हमें अलग से कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ता। अलग से जो रासायनिक कीटनाशक हैं, उनका उपयोग नहीं करना पड़ता। और वैसे में फिर हमें देखने को मिलता है कि जो मृदा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो जाएगी, या फिर पौधे में जो रासायनिक ये जो रासायनिक कीटनाशक डाले जाते हैं कई बार, जो कि काफ़ी विषाक्त हो सकते हैं, वो नहीं रहेंगे, तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बेहतर भी ये हो सकता है, पर्यावरण के लिए भी बेहतर ये हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बात है कि ये सारे अनुप्रयोगों की जो बात हो रही है, आखिर इन अनुप्रयोगों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? तो उसके करने के लिए, और ये जो ट्रांसजेनिक पौधे की हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसजेनिक पौधे हमें बनाने पड़ते हैं, तो ये ट्रांसजेनिक पौधे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को समझेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो एक बार पहले मुझे पूछ लीजिए। अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके पास? पुनर्योगज क्या है? अभी पुनर्योगज हमने पढ़ा कहाँ है? अभी हम पढ़ने वाले हैं, रुक जाइए। अभी अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो वो बताइए। फार्मा और बायो फार्मा में क्या अंतर है, अगर कुमुद ये पूछना चाह रहे हैं आप, तो देखिए, फार्मा मतलब हो गया जो भी दवा से संबंधित हो, ठीक है? दवा से संबंधित हो, कोई भी दवा से संबंधित हो, तो उसको हम लोग फार्मा कह सकते हैं, वो फार्मा है। बायो फार्मा क्या है? बायो फार्मा है कि जहां पर भी दवा को बनाने के लिए यदि किसी न किसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही है, तो अगर जैव प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही है, तब वो बायो फार्मा बन जाएगी, अन्यथा उसको आप फार्मा कहेंगे। तो यही अंतर है फार्मा और बायो फार्मा के बीच। ये जीन आया कहाँ से, निशा आपने पूछा। तो जीन जो है ये हमारे शरीर के भीतर बनता है, हमारी कोशिकाओं में। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी कोशिका के भीतर, चलिए मैं ये आप लोग सबको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर है ये। देखिए, हमारी जो कोशिका होती है, आपको ये पता होगा कि कोशिका के भीतर बहुत सारे छोटे-छोटे अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल जिनको कहा जाता है, वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब यही इसी कोशिका के भीतर एक भाग है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है? कोई आप बता सकता है मुझे कि केंद्रक का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में केंद्रक का क्या कार्य होता है? हाँ, डीएनए, भानु आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है ये बताइए? हाँ, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात। इनको केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। सुना है आपने? इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कई बार कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है इनको कई बार। तो कोशिका का मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी प्रकार के कार्य किसी भी कोशिका में होते हैं, उन सब का नियंत्रण यहीं से होता है। हाँ,
तो हमारे माफ कीजिए। हुँ। तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, उन सब का नियंत्रण आप पाएँगे कि वो केंद्रक से होता है, यानी न्यूक्लियस से होता है। तो इसीलिए इनको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोशिका के सभी कार्य का नियंत्रण केंद्रक के पास होता है। तो कोशिका के सभी कार्य का नियंत्रण केंद्रक के पास होता है, तो इसीलिए हम इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब इस केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं डीएनए। इस केंद्र के भीतर पाए जाते हैं डीएनए, और यही जो डीएनए है, डीएनए का जो समूह है, वो मिलकर के बनाता है जीन। जो डीएनए का समूह है वो मिल करके बनाता है जीन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और ये जो, चलिए इसके पहले भी एक और मैं परत जोड़ देता हूं। यहाँ पर पाए इनके केंद्र के भीतर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम है ये बने हुए होते हैं डीएनए के। और डीएनए, तो इनके भीतर होते हैं डीएनए, यानी ये डीएनए का जो पूरा समूह है ये मिल करके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो अब जैसे हमारे शरीर में कुल मिलाकर 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। 23 जोड़े यानी कि कुल मिलाकर 46, कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो अगर मानव शरीर की अगर हम बात करें, तो मानव शरीर में आप देखेंगे कि 23 जोड़े 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये जो 23 जोड़े क्रोमोसोम है, इनमें 20,000 से अधिक जीन होते हैं। और ये जो जीन है ये बने हुए होते हैं करोड़ों डीएनए के। ठीक है। तो करोड़ों डीएनए है, उनमें से कुछ डीएनए है जो कि एक साथ मिलेंगे और एक कोई जीन बनाएंगे, और इन सब का जो समूह है उसमें, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये शरीर के भीतर ही पाया जाता है। तो जो आपने जो प्रश्न पूछा था कि आखिर ये आता कहाँ से है, तो शरीर के भीतर यानी अपनी कोशिका के भीतर ही ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो निशा, आपका ये प्रश्न था। धनराज, आपने पूछा कि बॉल वर्म क्या है। बॉल वर्म एक प्रकार का कीट है जो कि कपास के पौधों को नष्ट कर देता है। अजय, आपने पूछा है कि बीटी का जीन होता है CRY1AC। इस तरह से लिखते हैं, CRY1AC। ये है जीन, और इसी जीन के कारण जो कीटरोधी क्षमता है वो इसी जीन से आती है। लंबी शेल्फ लाइफ, रिंकी आप पूछ रही है, तो लंबी शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि जब आप भंडारण अधिक समय तक कर पाए। अब जैसे मान लीजिए कि फल सब्जियां कुछ दिनों में खराब होने लग जाती हैं, तो अगर उनको ज्यादा दिन तक हम खराब होने से रोक पाए, क्योंकि उन्हें खेतों से बाजारों तक जाना है, बाजार से आपके घरों तक जाना है, और उसके बाद कभी फिर आप उसका उपयोग करेंगे सब्जी वगैरह बनाने में, तो वैसे में कई बार इस पूरी प्रक्रिया में वे खराब होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इनकी खराब होने की अवधि को और लंबी करना,
ये इसको शेल्फ लाइफ कहते हैं कि जब आप लंबी अवधि तक इसका भंडारण बिना इनके खराब हुए कर सकें। अलग आपने पूछा है कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग हमने कल पढ़ा था, तो कार्बन डेटिंग का अर्थ होता है जब आप कार्बन 14 जो समस्थानिक है कार्बन का और रेडियोधर्मी होता है, तो कार्बन 14 के माध्यम से जब आप किसी भी प्राचीन जीव का या किसी भी कलाकृति वगैरह का जब आप अ, उसकी जब आयु पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं। जैसे दही का देवेंद्र आप पूछ रहे हैं दही का एग्जाम्पल दिया तो दही ठंड में क्यों नहीं जमती? ठंड में इसलिए नहीं जमती क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रजनन के लिए या उनमें जो कोशिका विभाजन होता है उसके लिए तापमान थोड़ा अधिक चाहिए। अगर थोड़ा तापमान अधिक हो जैसे मान लीजिए कि 35-40 डिग्री टाइप का अगर तापमान हो 45 डिग्री जैसा गर्मी के दिनों में जैसा होता है वैसा तापमान हो तो आप पाएंगे कि वैसे में उनके भीतर प्रजनन होने की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल इष्टतम हम मानते हैं। तो इसीलिए उसमें हम देखते हैं कि अगर अधिक तापमान है तो प्रजनन बहुत तेज होता है उनमें, कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है और इसीलिए दही जमती भी बहुत तेज है, दही खराब भी उतनी ही तेज हो जाती है ना? और ठंड के दिनों में क्योंकि तापमान बहुत नीचा होता है, तो उस तापमान के कारण, उस कम तापमान के कारण हम देखते हैं कि बहुत कठिन हो जाता है इनके लिए अ, उसमें प्रजनन बहुत तेजी से कर पाना, तो एक तो दही या तो जम नहीं पाएगा और या फिर जमने में समय बहुत लग जाएगा। सोनी आपने पूछा है शायद कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आनुवंशिक अभियांत्रिकी। मतलब क्या हो गया कि जब भी हम जीन का उपयोग कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। यानी जीन में कोई संशोधन कर रहे हैं, जीन में कोई बदलाव कर रहे हैं, नया जीन जोड़ रहे हैं, पुराने जीन को हटा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सारे कार्य हैं, इनको हम लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जीन से नए जीवों को बना सकते हैं, जैसे अलग प्रकार के मानव कुत्ते या कोई जीव। देखिए इसको करना बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ पर आप सोचिए कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 20,000 से भी ज़्यादा जीन हैं। तो ये जो 20,000 से भी ज़्यादा जीन जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये सारे जीन आपको ला करके इकट्ठा करना होगा। फिर उन सारे जीन को आपको उसी क्रम में बाँधना होगा, जिस क्रम में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, क्योंकि क्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आपको पूरा डीएनए सजाना होगा, करोड़ों डीएनए को ला करके। तो करना मतलब लगभग असंभव मान के चलिए कि उसको हम लोग अप्राकृतिक रूप से कर पाएँ। हाँ, जो भी ऐसे जीव हैं जिनमें बहुत कम जीन होते हैं, जिनमें बहुत कम डीएनए होते हैं, तो उनको अगर हम चाहें तो उनको कृत्रिम रूप से शायद हम फिर भी निर्मित करने का सोच सकते हैं। लेकिन जो भी जितने भी उच्चतर जीव हैं, उनको हम अलग से वेधशालाओं में तो नहीं बना पाएँगे, बहुत ही कठिन हो जाता है। फैज़ान आपने पूछा है CRY1 AC में 1 क्या है और AC क्या है? कुछ नहीं, ये जीन का नाम है, बस इतना जानिए कि ये जीन का नाम है और कुछ नहीं। फिर प्रतीक्षा आपने पूछा है जैसे आयुर्वेद है, आयुष, उसको भी क्या हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ले सकते हैं? देखिए पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं जिनको आप जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग मान सकते हैं। बिल्कुल सही। देवेंद्र आपने पूछा है जैसे किसी को अगर मधुमेह होता है तो उसके घाव जल्दी क्यों नहीं कवर होते? क्या घाव भी इंसुलिन भरता है? नहीं, घाव इंसुलिन नहीं भरता है, लेकिन मधुमेह के होने के कारण जो हमारा शरीर है, उसमें कई प्रकार की फिर विषमताएँ धीरे-धीरे उत्पन्न होने लग जाती हैं और उनमें से एक ये है कि शरीर बहुत जल्दी घावों को नहीं भर पाता और बहुत तेज़ी से इसके प्रति कार्य नहीं कर पाता। तो लेकिन इसका इंसुलिन से सीधे-सीधे कोई संबंध नहीं है।
रजनीश आपने लिखा है न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए का संचयन करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेना, राइबोसोम का जनन करना, केंद्रक और अन्य जीवित कोशिकाओं के बीच आनुवंशिक गुणों का आदान-प्रदान। अच्छा, आप केंद्रक के बारे में लिख रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये अ, सारा जो कार्य है ये केंद्रक में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो सब लोग एक-एक भाग लिख रहे थे। आपने सारे जो इनके कार्य हैं वो एक बार में लिख डाले। बहुत अच्छी बात है। मधुमेह क्या होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है उसको मधुमेह कहा जाता है हिंदी में। इसी को गुणसूत्र बोलते हैं। हाँ, गुणसूत्र इसी को बोलते हैं, क्रोमोसोम को। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि क्रोमोसोम को ही हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए और सीएनए में क्या अंतर है? आरएनए होता है, सीएनए अ, सीएनए तो वो जो दैनिक समाचार विश्लेषण हम लोग करते हैं, उसको सीएनए बोलते हैं और डीएनए तो खैर अलग है। तो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आरएनए की बात हो सकता है कि आप आरएनए के बारे में पूछना चाह रहे हो। तो आरएनए भी डीएनए के ही तरह एक और अणु होता है और आरएनए में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा अंतर होता है और मुख्यतः जो प्रोटीन का संचयन हमारे शरीर में है, प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में, वो आरएनए के माध्यम से होती है और जितने भी प्रकार के जीन वगैरह भी हमारे शरीर में बनते हैं, वो भी उसको बनाने की जो पूरी तकनीक है, पूरी विधि है, वो आरएनए के पास होती है। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या है? रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है कि जब हम अ, जैव प्रौद्योगिकी यानी मान लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जब हम इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो हमारे शरीर में ही बनता है इंसुलिन, लेकिन जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाने में अक्षम हो, तो वैसे में कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाकर इंजेक्शन के माध्यम से जो डायबिटीज के रोगी होते हैं वो लेते हैं, तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहते हैं। बीटी कॉटन बॉलवॉर्म से कैसे बचता है? ये दिनेश आपने पूछा। तो बीटी कॉटन बॉलवॉर्म से कैसे बचता है? बीटी कॉटन में जब ये वाले जो गुण गुण आ जाते हैं, जब ये जो जीन है CRY1AC, जब ये जीन आ जाता है कपास के पौधों में, तब ये खुद ब खुद अपना कीटनाशक बनाने लग जाता है, जिससे बॉलवॉर्म से ये फिर प्रभावित नहीं होता। बीटा कैरोटीन क्या है? फैज़ान आपने पूछा। तो बीटा कैरोटीन, बस इतना ध्यान रखिए कि बीटा कैरोटीन कुछ नहीं है। बीटा कैरोटीन एक एक ऐसा कह लीजिए कि जैव अणु है जो बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, वो इस प्रकार का है जो कि किसी आपको अ, आपको वो मदद कर सकता है विटामिन ए बनाने में। मतलब 2 प्रकार के कैरोटीन होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर अ, कोई भी फल या सब्ज़ी जो सीधे-सीधे अपने से विटामिन ए बना ले। अब जैसे मान लीजिए कि गाजर वग़ैरह आप अगर खाते हैं, उसमें विटामिन ए है, तो वो क्योंकि अल्फा कैरोटीन उनमें पहले से होता है, वहाँ से बनता है। बीटा कैरोटीन एक और तरह का कैरोटीन होता है जो कि अ, सीधे-सीधे तो नहीं, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से वो विटामिन ए बनाने में कई सारे पौधों को मदद कर सकता है। तो इसीलिए ख़ैर ये फिर थोड़ा तकनीकी हो जाता है, हमें इतने दूर तक जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर निशे आपने पूछा क्या ट्रांसजेनिक प्लांट में अधिक जल या उर्वरक की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। कई बार तो हम ट्रांसजेनिक पौधे बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो मरुस्थलीय इलाकों में वो कार्य कर सके, वहाँ पर वो जीवित रह सके। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो
इस बात पे निर्भर करता है कि किस प्रकार के पौधे या किस प्रकार की फसल बनाए जा रहे हैं ट्रांसजीन के माध्यम से। तो ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कभी ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है कि कभी उर्वरक की आवश्यकता ही ना पड़े, दोनों ही संभव है। फिर ऋषिका आपने पूछा है हमारी तबीयत ठीक अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्लास जॉइन करने में थोड़ा लेट हो गया। देखिए जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ बताना तो अभी मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के डेफिनिशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी बस इतना जान लीजिए कि जब भी किसी जीव का प्रयोग किसी भी अनुप्रयोग के लिए करें, किसी भी प्रकार से अगर किसी जीव को हम खुद के लिए सहायक बना सकें, यानी मानव जाति के लिए सहायक बना सकें, तो वैसे में उसको जैव प्रौद्योगिकी कही जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको करते हैं। और मैं ये कहूँगा आपको कि जब भी आप स्वस्थ हो, जब भी आपके लिए संभव हो, तो एक बार जाकर के पहले जो 15-20 मिनट हैं, वहाँ पर की जो चर्चा हमारी हुई है, उसको जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग को जाकर वापस देख लीजिए, तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएँगी। फिर ज़ुल्फ़कार आपने पूछा व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसैक्शन? वो यहाँ पर अभी रुक जाइए, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। नॉर्मल मिल्क जो फट जाता है वो जीन के कारण होता है क्या या अधिक तापमान के कारण? तापमान एक बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन इनके भीतर रासायनिक बदलाव होते हैं और इन रासायनिक बदलावों के कारण दूध के फटने की विधि देखने को मिलती है हमें। फिर मूलचंद आपका प्रश्न है लैक्टोबैसिलस का काम केवल दही जमाना है या उस दही में निरंतर उसकी वृद्धि होती रहती है? हाँ, दही में उसकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। फिर भरत आपने पूछा है कि दही में बैक्टीरिया होते हैं तो क्या इसका शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक नहीं होते। हमारे जैसे मान लीजिए कि हमारा जो आमाशय है, जो पेट है, उसके भीतर भी कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारे आंतों में कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए सहायक होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सहायक भी हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो हमारे लिए बहुत घातक या हानिकारक हो सकते हैं, रोगों का कारण बन सकते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया रोग का कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वांटम डॉट थोड़ा स बता दीजिए वेबिनार में समझ नहीं आया। क्वांटम डॉट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी पर जाएँगे, तो कल मान के चलिए कि कल हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी में जब रहेंगे ही तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अजय किस प्रकार के आते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। विषाणु और जीवाणु में अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। विषाणु हम वायरस को कहते हैं और जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लगभग सारा प्रश्न मैंने देख लिया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न आपके आते जा रहे हैं, तो उनको हम लोग एक बार ब्रेक के बाद दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेनिक पौधों का विकास किस प्रकार से करते हैं। तो अभी तक और ये ट्रांसजेनिक पौधे ऐसे पौधे हैं जहाँ पर कोई जीन है जो कि कहीं और से आ रहा है। कोई एक जीन है जो कि हम कहीं और से ला करके डाल रहे हैं और ये जो जीन है ये कहीं और से आएगा, यानी किसी और जीव से आएगा। किसी भी दूसरे जीव से ला करके इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि आखिर इसको
किस प्रकार से हम अपने शरीर का भाग बनाते हैं या फिर ट्रांसजेनिक पौधे के शरीर का नहीं, ट्रांसजेनिक पौधे में पौधे के शरीर का कैसे उसे अंग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कोई एक जीन, ये जीन ऐसा होगा जिसके पास कोई वांछनीय गुण होगा, है ना? ऐसा कोई जीन होगा और वैसे जीन को हम सबसे पहले उठाएँगे और उस जीन के ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे। तो वो जीन पर कैसे कार्य करते हैं, उसके लिए जो तकनीक का उपयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इसको समझते हैं यहाँ। तो ये तकनीक कैसे कार्य करता है, इस बात को समझिए। तो हम बस इतना अभी तक जानते हैं कि ये कोई जीन है और ये जीन कहीं और से ला करके इस पादप में डाला जाएगा और पादप में ला करके डाल देंगे और फिर ये काम करने लग जाएगा। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कई सारी जटिलताएँ यहाँ पे आ जाती हैं। तो वो जो एक एक विज्ञापन आता था पहले बालों को रंगने का कि गोदरेज का मेरे हिसाब से वो था कि काटो, खोलो, घोलो और लगा लो और हर सफ़ेद बाल काला बना लो। तो हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती कि बस आप काटो, खोलो, घोलो, लगा लो करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो काटो है, काटो के बाद बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं और बहुत तरीकों से आपको इस बात को समझना पड़ता है। तो इसीलिए समझते हैं कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ट्रांसजेनिक पौधे बनाने की प्रक्रिया, वो है क्या? कैसे कार्य करती है? तो सबसे पहले आपको वो जीन चाहिए होगा जिस जीन का आपको काम है, जो आपका वांछनीय जीन है। तो ये जो नीले रंग का भाग आप देख रहे हैं, ये नीले रंग के भाग को आप अपना वांछनीय जीन मान सकते हैं। तो सबसे पहले वो वांछनीय जीन लाएँगे। अब वो वांछनीय जीन कहाँ से लाएँगे? ये किसी दूसरे पौधे से आ सकता है, ये किसी दूसरे जानवर से आ सकता है, ये किसी सूक्ष्म जीव से आ सकता है, बैक्टीरिया से या वायरस से आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई एलियन मिल गया हो, वहाँ से आप ला सकते हैं जीन। तो आप जीन कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है? तो वो आप जो डीएनए का जो समूह होगा, वो आपका वांछनीय जीन जो बना रहा होगा, सबसे पहले आप उसको लाएँगे। उसको ला करके आपको सबसे पहले यहाँ पर ढूँढना होगा कि आखिर इसे पौधे में डाला कैसे जाए? क्योंकि सीधे-सीधे इस जीन को ले जा कर के आप पौधे में नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको एक वाहक की आवश्यकता पड़ती है। हमें आवश्यकता पड़ती है एक वाहक की, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वेक्टर। अंग्रेज़ी में कहते हैं वेक्टर या फिर इसको कैरियर भी कहते हैं। तो वेक्टर या कैरियर इसको कहा जाएगा, वाहक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वाहक मतलब क्या हो गया कि जो भी इस जीन को लेकर जाए पौधे के भीतर, उसको वाहक कहेंगे। जो इस जीन का वहन करेगा उसको हम लोग वाहक कहेंगे। तो अब ये जो वाहक है, ये या तो कोई जीवाणु होगा या तो कोई विषाणु होगा। या तो कोई जीवाणु होगा और या तो कोई विषाणु होगा। तो कोई भी जीवाणु या विषाणु ये हो सकता है, कोई भी वाहक। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वाहक ढूँढते हैं, यानी कोई एक बैक्टीरिया या कोई वायरस ढूँढते हैं और उसके भीतर इस जीन को डालते हैं। तो जो हमारा वांछनीय जीन है, जिस जीन के अंदर वो गुण है जो हम पौधे में डालना चाहते हैं, उस जीन को लेकर सबसे पहले डाल दिया जाता है किसी एक वाहक के अंदर, यानी किसी बैक्टीरिया या वायरस के अंदर। तो वहाँ पे डालेंगे सबसे पहले। वहाँ पे डालने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पर डालने के बाद डालने के लिए सबसे पहले तो इतना यहाँ पर भी जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं कि बस वायरस को लिया और उसके भीतर जीन को डाल दिया, नहीं। आपको ढूँढना होगा कि आखिर इस वायरस में कहाँ पर इस जीन को डाला जा सकता है। क्योंकि जीन जो है वो समझ लीजिए कि डीएनए के एक समूह के रूप में हम देख रहे हैं। तो आपको उस प्रकार के एक डीएनए का समूह ढूँढना होगा। तो बिल्कुल एक पहेली की तरह है। एक पहेली की तरह है जहाँ पर कोई एक भाग है जो बीच का जो कहीं पर गुम हो गया है। तो ये जो गुम हो गया भाग है, उसको ला करके आपको यहाँ पे डालना है। तो ऐसा नहीं कि ये जो पहेली है इसका भाग कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, नहीं। आपको ढूँढना होगा कि आखिर कहाँ पे जाके ये सेट होता है। तो जहाँ पर भी सेट होगा, सबसे पहले उसे ढूँढना होगा, उस भाग को ढूँढना होगा। और उस भाग को ढूँढने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं।
तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका काम होता है कि ये पता लगाए कि वाहक में कौन सा वैसा स्थान है जहां पर जीन को ला करके जोड़ा जा सकता है। तो उस स्थान को यह ढूंढेगा। अब उस स्थान पर एक बार जब इसने ढूंढ लिया तो वहां पर ढूंढ करके इसे काटा जाएगा ताकि आप यहाँ पर इस जीन को लाकर डाल सके। तो वो किया जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो हरे रंग का भाग है, तो हरे रंग का भाग आपको दिख रहा है कि कुछ इस प्रकार का है, ऐसा। अब इसके आगे जो आपका यह भाग है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये भाग है, जहां पर आपको काट करके इन्हें अलग करना होगा, ठीक है? इन्हें काट करके अलग करेंगे तो इस प्रकार से ये काट करके अलग किया गया इन्हें। और काट करके अलग क्यों किया गया? ताकि ये जो नीले रंग का जो आपका भाग है, इस नीले रंग के भाग को यहाँ पर लाकर हम डाल सकें। तो यहाँ पर अब ये नीले रंग का जो भाग है, यहाँ पर आके देखिए इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा, है ना? तो ये है हमारा वांछनीय जीन। ये हमारा वांछित जीन है। तो इस वांछित जीन को ला करके हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है? तो इस भाग को सबसे पहले वाहक में हमने काट करके अलग किया ताकि यहाँ पर इसको लाकर सेट कर सकें। तो यहाँ पर लाकर हमने सेट कर दिया, तो इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए कह सकते हैं। तो इसी को रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है, इसी को रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए इसी को कहा जाता है। और अब क्या करते हैं कि इसकी भी हम हज़ारों प्रतियाँ निकालते हैं पहले। इनकी हज़ारों प्रतियाँ निकालनी पड़ेंगी। और एक बार जब हजारों प्रतियां हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तब जाकर इसे पौधे के भीतर डाला जाता है। तो फिर पौधे के भीतर डालेंगे और वैसे में फिर इस पौधे का एक भाग, ये जो नया जीन है, इस पौधे का भाग इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है कि सबसे पहले अपने वांछनीय जीन को ढूंढा, उसके संरचना के हिसाब से एक वाहक को ढूंढा, उस वाहक के भीतर उस स्थान का पता लगाया जहां पर इस जीन को ला करके डाला जा सकता है। तो उसके लिए ये ये जो भाग है, इसको काट करके अलग करना पड़ा ताकि यहाँ पर लाकर हम इस जीन को लाकर रख सकें, है ना? इस जीन को ला करके हम यहाँ पे रख सकें। तो वही हुआ, काट करके हमने अलग किया, जीन को ला करके इसके भीतर ला करके जोड़ा। और यहाँ पर एक बार जब ये जीन यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए भी एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो हो गया प्रतिबंधन एंजाइम या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा हो जाता है डीएनए लाइगेज। तो एक और एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए लाइगेज। और ये जो डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज के माध्यम से ये जो 2 भाग हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो डीएनए लाइगेज आपके फेविकोल की तरह है, फेविक्विक की तरह है कि चुटकी में चिपका देगा ये जो 2 भाग है उन दोनों को। तो ये कार्य होता है, तो वहाँ पर आप फेविस्टिक नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर आपको ये डीएनए लाइगेज का उपयोग करना पड़ता है। तो ये एंजाइम होता है जिसके माध्यम से इन 2 भागों को आप साथ में जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों भागों को साथ में जोड़कर उसके बाद फिर इनकी हज़ारों प्रतियाँ निकाली जाती हैं और उसके बाद फिर इसको पौधे में डाला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें एक ट्रांसजेनिक फसल प्राप्त हो पाती है। तो सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो वांछनीय जीन है, उसको लेकर उसके शुद्ध रूप में उसको अलग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रतिबंधन एंजाइम के माध्यम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से जो वांछित जीन है, उसको वेक्टर के अंदर इसे समाविष्ट किया जाता है। जो वेक्टर यानी जो वाहक का उपयोग हमने किया, उसके भीतर इसको डाला जाता है, जिसको हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम पाचन भी कर सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद डीएनए लाइगेज जो मैंने आपको बताया, डीएनए लाइगेज नामक एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है और इसकी मदद से 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है? तो यानी वेक्टर के बीच में ये जो जीन है लाकर हमने इनके माध्यम से जोड़ दिया। उसके बाद फिर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से जीन की प्रतिलिपियों को प्रवर्धित किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि अब हजारों से लाखों प्रतियां यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो ये जो पुनर्योगज डीएनए अभी हमें प्राप्त हुआ है, इसकी हजारों से लाखों प्रतियां बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर परपोषी में इसे इसका अंतर्वेशन कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को रूपांतरण यानी
ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है? इस प्रक्रिया को रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहाँ पर हमने ये जो हमारा वांछित जीन था, अब ये पौधे का भाग बन गया। तो अब जाकर के ये जो पौधा है, ये एक ट्रांसजेनिक पौधा कहला सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है? ये पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें ट्रांसजेनिक पौधे प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न देखिए, 2013 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं आपके लिए पोल यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए जल्दी से अपने उत्तर को अंकित कीजिए पहले। तो यहाँ पर 51% लोगों ने डी अंकित किया है, जो कि सही उत्तर है। 20% लोगों ने सी अंकित किया है, 10% लोगों ने बी और 20% लोगों ने ए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी आनुवंशिक इंजीनियरी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा जंतुओं से पौधे में, तीसरा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। यहाँ पर फिर भी 51% लोगों ने ही सही उत्तर दिया है। इस बारे में कितनी बार मैंने आपको बता दिया कि जब आप ट्रांसजेनिक पौधे बना रहे हैं, तो ट्रांसजेनिक पौधे में जो जीन है, वो कहीं से भी लाया जा सकता है। ये क्या मैं बार-बार यही बात बता रहा हूँ ना कि कहीं से भी लाया जा सकता है। तो केवल पौधों की विभिन्न जातियों से क्यों? बैक्टीरिया से ला रहे हैं बीटी कपास, तो बैक्टीरिया कोई पौधा तो नहीं है। तो पौधों की प्रजातियों के बीच ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले आएँ। किसी दूसरे सूक्ष्मजीवी से ले आएँ, किसी मानव से ले आएँ अगर संभव हो, किसी जंतु से ले आएँ, आप चाहें तो एलियन से ले आएँ, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ला सकते हैं। तो इसीलिए पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, हर जगह। तो इसका सही उत्तर डी होगा। याद रखिए बार-बार, इसीलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ ना कि ये बातों को ध्यान रखना होगा आपको। कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं से भी। मैंने आपको उस समय भी बताई ये बात। तो अब बाकी कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। तो एक जैसे जैव ईंधन है, तो जैव ईंधन को भी आप कृषि का एक अनुप्रयोग मान सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बात की कि जैव ईंधन में हम फसलों का उपयोग करते हैं, जो हमारी ऊर्जा फसलें हैं, उनका उपयोग किया जाता है या तिलहन का उपयोग किया जाता है। तो कई प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब का उपयोग जैव ईंधन बनाने में कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से जैव ईंधन का जो प्रयोग है उसको भी आप जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग मान सकते हो, एक अनुप्रयोग मान सकते हैं। उसी प्रकार से एक और तकनीक होती है जिसको हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? देखिए, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारा भोजन है, उसका पोषण मूल्य हम किस प्रकार से बढ़ा पाएँ। उनका पोषक मूल्य किस प्रकार से हम बढ़ा पाएँ। तो जैसे हमने सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस की बात की, तो सुनहरा चावल एक उदाहरण हो जाता है बायो फोर्टिफिकेशन का, जहाँ पर तो जो फोर्टिफिकेशन होता है, तो किसी भी विशेष तत्व की सांद्रता का संवर्धन करने के लिए भोजन में किसी घटक को शामिल करने को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और इसी को जब हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं और या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से करते हैं, तब उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहा जा सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि सुनहरे चावल का जो उदाहरण हमने लिया, तो उसमें क्या था कि चावल के साथ हमने संभव बनाया कि विटामिन ए की सांद्रता को कैसे वहां पर बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि
हर बार बायो फोर्टिफिकेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब नमक है हमारा, तो नमक में आयोडीन की बात की जाती है कि आयोडाइज़्ड सॉल्ट जिसको बोलते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक जो होता है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आयोडीन को वहाँ पर बढ़ाया जाता है, तो वो फोर्टिफिकेशन हो गया। लेकिन जहाँ पर भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, वहाँ पर हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, वो बायो फोर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन पे 1-2 शब्द और हैं जो आपको जानना चाहिए। एक है अनुपूरण, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटेशन। तो सप्लीमेंटेशन का अर्थ क्या होता है? सप्लीमेंटेशन का अर्थ होता है कि जब आपको कोई भी जो पोषण है, वो पोषण आपको भोजन से प्राप्त ना हो पाए, तो आपको अलग से उनका संवर्धन करना पड़े। अब जैसे मान लीजिए कि विटामिन डी के टैबलेट होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकोसूल होता है, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, अलग से दवा के रूप में इनको हम लोग लेते हैं। तो तो वैसे में आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम लोग सप्लीमेंटेशन कह सकते हैं। तो अलग-अलग प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है। एक यहाँ पर एक और अवधारणा है जिसको हम लोग छिपी हुई भुखमरी या फिर हिडन हंगर कहते हैं। तो हिडन हंगर अ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा ये एक ऐसी अवधारणा है जो कि उन्होंने बताई थी। तो अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि विशेषकर जो गरीब राष्ट्र हैं, जो स्वयं का भोजन खुद नहीं उगा पाते, जहाँ पर उनकी खेती भी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पर खेती संभव भी नहीं है। तो वैसे में क्या होगा कि वैसे में कोई ना कोई कोई ऐसा राष्ट्र होगा, कोई ऐसा देश होगा, जो इन तक इनका भोजन पहुँचा रहा है। अब जैसे मान लीजिए भारत है, अफ्रीका है, चीन है, अन्य यूरोपीय देश हैं। ये इन देशों तक गरीब देशों तक खाना वो पहुँचाते हैं, भोजन पहुँचाते हैं। अब वैसे में क्या होता है कई बार कि हम जब भोजन पहुँचा रहे होते हैं तो चावल है, गेहूँ है, ये सारी चीज़ें उन्हें उन तक पहुँचाई जाती हैं। तो उनको भोजन तो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है, परंतु ये जो भोजन उन्हें प्राप्त हो रहा है, ये भोजन इसमें हो सकता है विटामिन कम हो सकता है इसमें खनिज कम हो, क्योंकि हम तो उनकी खाद्य आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बिल्कुल संतुलित आहार देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो खा तो रहे हैं काफ़ी, वो इतना खा ले रहे हैं कि जिनसे वो जीवित रह सकें, परंतु उन्हें बाकी सारे जो पोषक मूल्यों की आवश्यकता होती है, वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। विटामिन उन तक नहीं पहुँच पा रहा, खनिज उन तक नहीं पहुँच पा रहा। तो वैसे में इसको हम लोग छिपी हुई भुखमरी कहते हैं, कि भुखमरी तो नहीं है, भोजन आपको मिल रहा है, लेकिन एक संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो वैसे में इसको छिपी हुई भुखमरी कहा जाएगा। तो जब भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, परंतु संतुलित आहार प्राप्त ना हो पाए। ठीक है? तो इसको हम लोग छिपी हुई भुखमरी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ऐसे कुछ फसलों के उदाहरण हैं जहाँ पर हमने बायो फोर्टिफिकेशन का उपयोग किया है। तो अब जैसे ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि जैसे जो सबसे पहले आपको कसावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कसावा में हमने क्या देखा है कि यहाँ पर विटामिन ए का संवर्धन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर विटामिन ए जिस प्रकार से गोल्डन राइस में हमने देखा, उस प्रकार से कसावा में विटामिन ए को हमने देखा है कि वहाँ पर इनका संवर्धन किया गया है।
तो बायो फोर्टिफिकेशन इसमें देखने को हमें मिला है। तो अफ्रीका के कई सारे भागों में ये जो कसावा है ये भोजन के रूप में इसका उपभोग किया जाता है। तो वहाँ पर विटामिन ए जो है इसमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार से विटामिन ए का एक स्रोत बन जाता है कसावा। उसी प्रकार से अगर मक्के की अगर हम बात करें, मेज़ यानी मक्का हो गया, तो मक्के में हम क्या देखते हैं कि अलग-अलग प्रकार से विटामिन ए भी डाला गया है, लौह भी डाला गया है, ज़िंक भी डाला गया है। तो या मैं लिखते चला जाता हूँ यहाँ पर, हमने देखा है कि विटामिन ए, लौह यानी आयरन, ज़िंक, इन सब का उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे जो हैं ये मेज़ यानी मक्का। तो मक्का के साथ ये हमने देखा है कि ये मिलाया गया है। उसके बाद है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में हमने देखा है कि यहाँ पर भी विशेषकर विटामिन ए यहाँ पर भी संवर्धित किया गया है। विटामिन ए को यहाँ पर भी संवर्धित किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कुछ बीन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीन है, इनमें भी देखा गया कि कई विशेषकर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने देखा है कि 2 खनिज, एक तो हो गया लौह और दूसरा ज़िंक। इन दोनों का संवर्धन यहाँ पर बीन में किया गया है। तो इसलिए ये समझिए कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद फिर चावल में भी हमें पता तो है ही कि चावल और गेहूँ यहाँ पर विटामिन ए का संवर्धन किया जाता है। यहाँ पर भी विटामिन ए हर जगह हमने देखा है कि इसका उपयोग विटामिन ए के संवर्धन के लिए किया गया है। तो इसीलिए इस बात को समझें कि कैसे ये एक एक सूची हो जाती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और एक पर्ल मिलेट में एक और भी है, इसके साथ-साथ लौह भी होता है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए भी यहाँ पर कोशिश की जाती है। विशेषकर अनीमिया टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्ल मिलेट में ऐसा किया जाता है। तो ये सारे ऐसे हो गए जहाँ पर ये संवर्धन हमें देखने को मिला है। उसके अलावा पशु आहार के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी पशु आहार में पशुओं को बेहतर आहार प्राप्त हो पाए, बेहतर भोजन प्राप्त हो पाए, कम मात्रा में अधिक पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो पाएँ, ये हमारी कोशिश होती है। फिर कीटनाशक खेती के बारे में हमने बात की कि कैसे बीटी कपास का उपयोग हमने किया है, तो वो स्वयं ही अपना कीटनाशक बना जाते हैं। उसके बाद फिर है शाकनाशी सहिष्णु यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट, एचटी का मतलब होता है हर्बिसाइड टॉलरेंट। हर्बिसाइड टॉलरेंट इसीलिए इसको एचटी कहा जाता है। तो ये ऐसे फसलें होती हैं जहां पर जिनके ऊपर शाकनाशी का कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए शाकनाशी सहिष्णु इन्हें कहा जा रहा है कि शाकनाशी जो आप डालते हैं जिससे जो भी आपके अ, खेतों में जो भी खरपतवार होंगे उनको नष्ट करने के लिए, जो घास वगैरह उग गई होंगी उनको नष्ट करने के लिए हम शाकनाशी का उपयोग करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसी शाकनाशी का एक दुष्प्रभाव हमारी फसलों पर भी पड़े और हो सकता है कि फसलों की उपज भी उसके कारण कम हो जाए। तो फसलों पर प्रभाव नहीं पड़े और जितने भी खरपतवार हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, उसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर एचटी जो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग है उसको एचटी फसलें बनाने के लिए उपयोग हम करते हैं। उसके बाद फिर जैव उर्वरक का उपयोग, तो कई बार जो जैव उर्वरक बनाते हैं, उसके कारण भी मृदा की गुणवत्ता तो बढ़ा ही सकते हैं, तो उसको भी जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग माना जाएगा। और अंत में पुष्प कृषि में सुधार। तो पुष्प से आपको क्या उम्मीद होती है? कि फूल आप चाहेंगे कि फूल अच्छे से खिले, फूल में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रंग हों, हो सके तो उसका सुगंध बहुत प्यारा-सा हो और
और इन सब साथ-साथ ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में वे सूख जाएँ। 15-20 दिन हमारे साथ रहें, 1 महीने तक हमारे साथ रह पाएँ। तो ये सारे कुछ विशेष गुण हैं, जो कि हमें उम्मीद होगी किसी फूल से। तो वैसे में हम देखते हैं कि फूल की कृषि में, पुष्प कृषि में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जहाँ पर आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के माध्यम से हम पुष्प कृषि में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोग हो गए। एक प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न को सुनने के बाद, इसको समझने के बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे आज का। तो पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वह कौन-सी संभावनाएँ हैं, जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, और चौथा है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनने के लिए कहा गया है। तो आपके लिए मैं पोल यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर ना पोल नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा-सा एक रोचक प्रश्न है। यहाँ पे पोल मैं नहीं ले रहा। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा? कमेंट में बताइए। पोल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कारण है, मैं बताऊँगा कि कारण क्या है। चलिए, तो कई लोगों ने कहा है सी और कई लोगों ने कहा है डी। तो ये मैं जानता था कि ऐसा होगा। अब आपको मैं बताऊँ कि इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वह कौन-सी संभावनाएँ हैं, जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों का निर्माण किया गया है। पहला है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। तो ये तो हमने बात की थी। हमने भूरे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में भी चर्चा की, और वहाँ पर हमने समझा कि मरुस्थल में या फिर जहाँ पर भी जल की उपलब्धता काफ़ी अच्छी नहीं हो, वैसे स्थानों पर भी हम अगर चाहें तो वहाँ पर अ फसलों को बना सकते हैं, और यहाँ पर आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसा करना संभव है। तो पहला बिल्कुल सही। उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, इसके ऊपर तो अभी हमने चर्चा की कि कैसे हम जैव संवर्धन कर सकते हैं, कैसे बायो फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद है अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। क्या ऐसा करना संभव है? क्या हम अंतरिक्ष स्टेशन पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? क्या वहाँ पे पौधे उगा सकते हैं? तो बात ये है कि ऐसा करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, और आज के दिन हमारे पास ये संभव हो पाया है। 2019 में हमने देखा था कि नासा ने एक प्रयोग किया था, और जहाँ पर उन्होंने ये करके दिखाया था। और उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ ऐसे अ, 1-2 बार और भी इसे यहाँ पर हमने इसका प्रयत्न किया है। तो आज के दिन ये करना संभव है, लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 2011 में। और ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन-कौन से ऐसे संभावनाएँ हैं, जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है। आपसे किया जा सकता है नहीं पूछा जा रहा है, आपसे किया गया है पूछा जा रहा है। तो क्योंकि अगर किया जा सकता है पूछा जाता, तब तो अपार संभावनाएँ होती। फिर तो बिना कुछ सोचे समझे चारों के चारों को सही अंकित कर दीजिए। लेकिन पूछा जा रहा है कि किया गया है कहाँ-कहाँ पर? तो जब तक ये किया नहीं गया हो, आप उसको सही नहीं उत्तर अंकित कर सकते। तो 2011 में ये गलत था। 2011 में ये गलत था, 2023 में ये सही है। और उसके बाद फिर उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। तो ये तो खैर हमने चर्चा की कि शेल्फ लाइफ आराम से बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सी भी हो सकता है, इसका उत्तर डी भी हो सकता है। अगर आप 2011 के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर होना चाहिए सी, और अगर आप 2023 के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे इसका उत्तर होना चाहिए डी। तो ये कारण है कि क्यों पोल नहीं मैंने लॉन्च किया, नहीं तो आप में से आधे लोग गुस्सा करते कि अगर मैं सी अंकित करता तो डी वाले गुस्सा आ जाते, डी बोलता तो सी वाले गुस्सा आ जाते। तो इसीलिए तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा भाषा, ये पूरी तरह से भाषा का खेल है ना? ये भाषा का ही खेल है कि भाषा में अगर निर्माण किया जा सकता है पूछते,
तब तो हम लोग आँख बंद करके चारों के चारों को सही उत्तर कर देते क्योंकि संभावनाएँ तो अपार हैं। संभावनाओं के ऊपर हम कैसे कहें कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाषा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कई बार अ, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी भाषा में ही फँस जाते हैं। क्योंकि आप भाषा को ठीक से नहीं देख रहे होते, आप ऊपर-ऊपर से देख रहे होते कि अच्छा ठीक है, कि संभावनाएँ क्या-क्या है पूछा जा रहा है, कहाँ-कहाँ पर हम निर्माण कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है और आप उसके हिसाब से इसका उत्तर अंकित कर देंगे। तो इसीलिए हर बार अ, ये जानना संभव नहीं है। तो उस समय जो प्रश्न पूछा गया था, उस समय के हिसाब से प्रश्न का उत्तर सी होता, लेकिन क्योंकि हम लोग आज इसका उत्तर दे रहे हैं, तो हमें डी कहना चाहिए कि इसका उत्तर डी हो जाएगा कि आज हमारे लिए सारी चीज़ें जो हैं, ये संभव हैं। ठीक है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन चलिए उसके पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। 7:58 समय हुआ है। तो यहाँ से 15 मिनट लिया जाए, कोशिश की जाए कि 8:13 तक हम लोग वापस आ जाएँ और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे।